जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनीत गुरुकुल एकेडमी पर। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी ज्योग्राफी और हिस्ट्री के ऑनलाइनर टॉप 30 टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का जो टॉपिक है भूगोल और इतिहास दोनों का है। 30 क्वेश्चन, 30 टॉपिक आपके सामने रखे गए हैं। पहले जो ज्योग्राफी के आपके टॉपिक लगे हुए हैं और फिर हिस्ट्री के लगे हुए हैं। और आज केवल क्वेश्चन आंसर नहीं है, केवल वन लाइनर है, केवल सीधा आंसर पढ़ा जाएगा। पहला पॉइंट से आप चलते चलिए और देखिए। पहले भूगोल का क्वेश्चन लगा हुआ है। पहला फर्स्ट, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। सेकंड पॉइंट, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्व निर्धारित है। ध्यान देना कि जितने भी हैं पहले शुरू में सरल से लेकर कठिन तक की शुरुआत की गई है। थर्ड पॉइंट, भारत की मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 1 डिग्री देशांतर पार करने के लिए समय लगता है 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, तो ध्यान रखिएगा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। पांचवा पॉइंट, भारत की मुख्य अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य विस्तारित है। भारत का मुख्य देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। सातवां, कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जितने पॉइंट हैं सबको आप नोट करते चलिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कभी कभी सरल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रिपरेशन कम रहने की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि सरल क्वेश्चन को भी गलत करके चले जाते हैं। टॉपिक 8, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एग्जाम पूछा है कर्क रेखा को काटने वाली नदी, तो माही नदी है। नीचे दिया गया, माही नदी का उद्गम पश्चिम भारत की विंध्याचल पर्वतमाला में होता है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। तो माही नदी की पूरा डिटेल यहाँ दिया गया है नीचे। 10 क्वेश्चन, भारत व श्रीलंका को अलग करता है। अब यहाँ कुछ जलसंधियाँ हैं, ये भी देख लीजिए। कुछ जलसंधियाँ, कुछ सीमा रेखाएं हैं, उनको देख लीजिए। भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू मध्य। भारत तथा पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करता है रेड क्लिफ रेखा। भारत अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण करती है डूरंड रेखा, जो कभी कभी एग्जाम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए भी पूछ लेती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा निर्धारण करती है डूरंड रेखा, या भारत अफगानिस्तान की सीमा निर्धारण करती है डूरंड रेखा। भारत एवं चीन सीमा का निर्धारण करती है मैकमोहन रेखा। भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा वाला देश है बांग्लादेश। 15, भारत का सिक्किम प्रदेश 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। अब ध्यान देना, ये काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है। सिक्किम किन किन देश से घिरा है, तो आप देखिए नेपाल, चीन, भूटान। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है उत्तराखंड के 3 जिले जिसकी सीमा तिब्बत चीन के साथ लगती है। तिब्बत या चीन के साथ लगती है। तो कौन कौन से जिले हैं उत्तराखंड के? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। पॉइंट नंबर 17, भारत को 5 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है। पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय उच्चभूमि प्रदेश, प्रायद्वीपीय तटीय प्रदेश एवं द्वीपीय प्रदेश। 18, भारत का पर्वतीय भाग हिमालय को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण शिवालिक हिमालय। अब ध्यान देना कि हिमालय को कितने भागों में बांट रहा है।
तो उत्तर से जब हम दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे, दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे, तो उसमें है पहला शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। एक बार एग्जाम में पूछा गया है सबसे इसमें से सबसे प्राचीन कौन सा है, तो सबसे प्राचीन इसमें ट्रांस हिमालय है। ध्यान देने वाली बात है, सबसे प्राचीन इसमें कौन सा है, ट्रांस हिमालय। और सबसे नवीन कौन सा है, तो वो शिवालिक हिमालय। कुछ दोआब क्षेत्र नीचे दिए गए हैं, मैंने इसमें 100 लिखा है क्योंकि ये 100% आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो कुछ दोआब क्षेत्र हैं, उनको आप देखिए। फर्स्ट, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच सिंधु सागर दोआब क्षेत्र, झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच चेज दोआब क्षेत्र, चिनाब नदी और रावी नदी के बीच रचना दोआब क्षेत्र, रावी नदी और ब्यास नदी के बीच बारी दोआब क्षेत्र, ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच बिस्ता दोआब क्षेत्र, गंगा नदी और यमुना नदी के बीच गंगा दोआब क्षेत्र, गोमती नदी और सरयू नदी घाघरा नदी के बीच अवध दोआब क्षेत्र। तो जितने दोआब क्षेत्र हैं इनको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आप बहुत बारीकी से पढ़िए, क्योंकि काफ़ी एक साथ दोआब क्षेत्र दिए गए हैं। तो कौन सी नदी के बीच में कौन सा दोआब क्षेत्र है, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी में अपने नोट्स में लिखते चलिएगा। वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 20, हिमालय दिवस मनाया जाता है, एक बार एग्जाम में भी पूछा गया है, यूपीपी में है, 9 सितंबर को। महान हिमालय का क्रोड निर्मित है आर्कियन शैलों द्वारा। 22 नंबर, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी टर्सरी कल्प में। 23 नंबर देखिए स्टार लगा है, ये काफ़ी अच्छे प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो टीजीटी पीजीटी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हिमालय के प्रादेशिक विभाग सीमाबद्ध करने वाली नदियाँ, कौन सी नदियाँ किस हिमालय के कौन से खंड को स्पष्ट करती हैं। देखिए, पहला, सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य पंजाब हिमालय अवस्थित है। सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य कुमाऊं हिमालय स्थित है। काली नदी तथा तिस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय स्थित है। तिस्ता नदी तथा दिहांग नदी जिस सांगपो ब्रह्मपुत्र की मध्य जो है असम हिमालय स्थित है। चारों को आप बहुत अच्छे से रखिएगा, अपने नोट्स में भी लिखिए और बार बार इसका रिवीजन करते रहिए। 24 नंबर पे, लघु हिमालय की धौलाधार श्रेणी फैली है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय, क्योंकि पीर पंजाल श्रेणी लघु व मध्य हिमालय का, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, लघु व मध्य हिमालय का। 26 नंबर पे, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धौलाधार श्रेणी में स्थित है। कश्मीर घाटी व डल झील इन दोनों के मध्य स्थित है। ध्यान देना, कश्मीर घाटी और डल झील किसके, बृहद हिमालय और पीर पंजाल, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी और डल झील दोनों स्थित है। 28 नंबर, कश्मीर घाटी जास्कर एवं पीर पंजाल श्रेणी में विस्तृत है। कश्मीर घाटी किनके जास्कर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। 29 नंबर को देखेंगे, कुछ दर्रे और उनके संपर्क जोड़ने वाले क्षेत्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एक ही उसमें बना हुआ है, तो आप इसको सीधा स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सीधा जो है आप अपनी नोट्स में इसको मेंशन करिएगा। भारतीय दर्रे और उनके संपर्क जोड़ने वाले 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला, जोजिला दर्रा, कश्मीर से लद्दाख, यानी कश्मीर को लेह से जोड़ता है, चाहे कश्मीर से लद्दाख का लीजिए चाहे कश्मीर को लेह से जोड़ता है। नाथुला दर्रा, सिक्किम को चीन या तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम में नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन या तिब्बत से जोड़ता है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, तो शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से चीन तिब्बत को जोड़ता है। लिपू लेख दर्रा उत्तराखंड से चीन तिब्बत को जोड़ता है। लिपू लेख उत्तराखंड से चीन या तिब्बत को जोड़ता है। चीन तिब्बत का मतलब है कि तिब्बत देश था, अब चीन ने उस पर कब्जा कर रखा है, तो इसलिए चीन तिब्बत दोनों एक साथ करके दे दिए हैं। तो लिपू लेख दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है और उत्तराखंड से चीन या तिब्बत को जोड़ता है। अब नीचे है कुछ इंपॉर्टेंट, भोर घाट दर्रा, कई बार एग्जाम पूछा गया है। भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है।
थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, इसको कसारा घाट दर्रा भी कहते हैं। थाल घाट को कसारा घाट दर्रा भी कहते हैं। और मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? थाल घाट। तो थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, ये तो तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी रखिए याद। लिपू लेक, सिपिलिका दर्रा, नाथुला और जोजिला, इसको भी याद रखिए। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे अपने कॉपी में मेंशन करिए। जल्दीबाजी में नहीं, इसको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो हैं कई बार एग्जाम में छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक पूछे जाने की संभावना रहती है। यूपीपी में तो इसकी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये यहाँ से, क्योंकि ये बहुत छोटे स्तर का टॉपिक है और ये बड़े एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन को पूछा गया है। 30 ये काफ़ी ज़्यादा याद करना, एक ही 60 में आपका पूरा स्क्रीन शॉट आ जाएगा। और काफ़ी चीज़ें एक बार में, कम से कम 20 क्वेश्चन एक बार में तैयार होंगे आपके, इसीलिए इसे कई बार 100 और कई बार 7 स्टार लगाए हैं। ये क्वेश्चन आपका 7 स्टार वाला क्वेश्चन है। स्थान और खनिज क्षेत्र दोनों दिए गए हैं, कौन सा स्थान है और क्या कौन सी खनिज है। पहले देखिए, क्रम से देखिए। बादाम पहाड़ तो कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में। किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। तो बादाम पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में। दूसरा है कोडरमा। कोडरमा कहाँ है? झारखंड में। किस लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। बाबा बूदन कहाँ पे है? कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में। किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। बाबा बूदन एक लिए जाने जाते हैं, भारत में काफ़ी लाने वाले बाबा बूदन ही थे। उन्हीं के नाम पे पहाड़ी पड़ी है, बाबा बूदन की पहाड़ी। कहाँ पे है? कर्नाटक में। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। सिंगरेनी, सिंगरेनी क्या है? तेलंगाना, ये भी बाबा बूदन के आसपास। किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। खितड़ी राजस्थान, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। खितड़ी राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जावर राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? जस्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध है। तो जस्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध है जावर। कहाँ पे है? राजस्थान में। तालचेर उड़ीसा में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्र के लिए। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़। किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्र के लिए। सिंगरौली, अब पहले सिंगरेनी था, अब सिंगरौली है। सिंगरौली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कुछ भाग मध्य प्रदेश, कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी। किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। केवझर कहाँ है? उड़ीसा, मैंगनीज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। पलामू झारखंड राज्य में, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग झारखंड में है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोलार कर्नाटक में है, सोने की खदान के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज़्यादा सोने की खदान का उत्पादन सोने का कहाँ किया जा रहा है? तो कोलार खदान से। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। अगला है कुंद्रेमुख, कहाँ है? कर्नाटक में, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। कुंद्रेमुख जो खदान है कर्नाटक में है और लोहा के लिए प्रसिद्ध है, लोहा खदान के लिए। झरिया झारखंड के धनबाद जिला, किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी, ये भी झारखंड के धनबाद जिला, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जितने पॉइंट आपके रहे हैं टॉप 30 ज्योग्राफी की, इसके बाद टॉप 30 हिस्ट्री के लगे हुए हैं आगे से। तो याद रखिए, ये कहने के लिए टॉप 30 हैं, लेकिन कम से कम इसमें आपके 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी के तैयार होंगे। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और जो एग्ज़ाम इस समय लगे हैं यूपीपी वगैरह के, इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। टीजीटी पीजीटी में तो ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और यूपीपी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आगे जो लगे हैं प्राचीन इतिहास के प्रश्न, अभी केवल प्राचीन इतिहास के से ही जुड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतिहास के महत्वपूर्ण पॉइंट, वन लाइनर, टॉप टॉप 30। तो टॉप 30 ज्योग्राफी का रहा और टॉप 30 हिस्ट्री का। तो देखिए, इसमें पहला, इतिहास का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आप जानते होंगे प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में ऐसी चीज़ें आ रही हैं जहाँ पे पढ़ने लिखने की कोई कहानी नहीं है, सबके शिलालेख की कहानी है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ तो हमारे सामने है, लेकिन हम उसको पढ़ ही नहीं पाए। तो आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल है जिसके इतिहास भी है और उसको हमने उसको पढ़ना भी सीख लिया, पढ़ भी रहे हैं।
तो तीनों कालखंडों को आप देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास का जनक किसे कहा जा रहा है? तो हेरोडोटस इतिहास का जनक या पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस को कहा जाता है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक एक टॉपिक से इसे लिया गया है। ऐसे आप पढ़ते चलिए, एक वन लाइनर है, ऐसे पढ़ते चलिए और जहाँ आपको लगे तो उसको आप लिखते चलिए और बीच बीच में लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइबर भी करते चलिए। वीडियो को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, लाइक शेयर करते रहेंगे तो हम इस वीडियो को लगातार और भी अच्छी तरीके से आपको देते रहेंगे। अगर आपको कैसी वीडियो चाहिए, किस विषय की आप तैयारी कर रहे हैं, कैसे आप यूपीपी जा रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, अगर जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उसके लिए हम वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। टॉपिक 4 है ऋग्वेद प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है। तो सबसे पूछा है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है। इसमें क्या क्या है? जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं और 10,600 मंत्र हैं। इसमें सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। एक लाइन से आपको कई चीज़ें, कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूछा गया है कि इसमें ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तो 1028 हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो 10,600 मंत्र हैं। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। यानी कि लाइन आपको एक जरूर दिख रही है, लेकिन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन को ये कवर कर रही है। अगला टॉपिक 5, ऋग्वेद के प्रणेता धन्वंतरी हैं, आयुर्वेद के प्रणेता विश्वामित्र हैं, सामवेद के प्रणेता भरत मुनि हैं, अथर्ववेद के प्रणेता विश्वकर्मा जी हैं। 6, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त हुआ। अब यहाँ से आगे चल के आपको अभिलेखों के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। तो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है? वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है? बोगज कोई से प्राप्त हो रहा है। अब कुछ अभिलेख हैं, देखिए। हाथी गुफा अभिलेख, यह उदयगिरी से प्राप्त हुआ। इसमें कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। यह प्राकृत भाषा में लिखित है और स्वयं खारवेल द्वारा लिखा गया है। तो ये ध्यान देना कि हाथी गुफा अभिलेख किसके माध्यम से लिखा गया है? तो खारवेल कहाँ का राजा है? कलिंग नरेश खारवेल, इसमें आप देख ही रहे हैं लिखा है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उदयगिरी से प्राप्त हुआ। यानी कि एक लाइन में 2, 3, 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अगला है जूनागढ़ अभिलेख। ये जूनागढ़ अभिलेख किसका है? शक शासक रुद्रदामन। तो शक शासक कौन है? रुद्रदामन। या पूछे रुद्रदामन कौन सा शासक? शक शासन रुद्रदामन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त के दिग्विजय और विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। तो एक लाइन में कहेंगे प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ अभिलेख है। प्रयाग स्तंभ को जब आप बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तो इसमें और भी आप पढ़ते चलेंगे तो उसमें और भी राजाओं का भी जिक्र है और ये कहाँ से इसका जन्म हुआ, जब इसको डीपली आप पढ़ेंगे या आगे वीडियो में इसको डीपली हम डिफाइन करेंगे तो आप देखेंगे। टॉपिक 10, एहोल अभिलेख कहाँ से चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के मध्य युद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये एग्जाम में पूछा गया है और क्वेश्चन इस तरीके से आया था, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के मध्य युद्ध के विषय में जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मतलब इसी को पूरा क्वेश्चन बनाया गया था। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य युद्ध के विषय में जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो वो है एहोल अभिलेख। 11 नंबर, जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थीं, उसे पंचमार्क या आहत सिक्का कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचमार्क या आहत सिक्का क्या है? तो जिन सिक्कों पर केवल मुद्राओं पर कोई लेख, कुछ लिखा नहीं गया है, केवल आकृतियां ही विद्यमान हैं, उसी को पंचमार्क या आहत सिक्का कहा जाता था। 12 नंबर, मौर्य शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी की। ये भी पूछ लीजिए, सर्वाधिक सिक्के कौन जारी कर रहा है? तो मौर्य शासक। सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। फिर सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए और सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के को जारी किया। ये जो 4-5 पॉइंट है सिक्कों से लेके, इसको तो एकदम रट लीजिए, एग्जाम में आना ही आना है इसका। तो सातवाहन सिक्का शीशे के सिक्के जारी कर रहे हैं, सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासक जारी कर रहे हैं, सर्वाधिक मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक जारी कर रहे हैं और
सर्वाधिक सिक्के कौन जारी कर रहा है? तो मौर्य शासक जारी कर रहा है। नंबर 16 मेहरगढ़। अब कुछ आपके साक्ष्य आगे मिलेंगे। देखिए मेहरगढ़ बलूचिस्तान, कहाँ पे है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। किसी का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण, अगर कहीं पे प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, पहला स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मिला है। दूसरा बुर्ज होम 17 नंबर पे कश्मीर में है। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा कौन सा क्षेत्र, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे पालतू कुत्ते मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे? तो वो है बुर्ज होम कश्मीर, जहाँ खुदाई के दौरान ये मिला हुआ है। फिर है गुफ कराल, ये भी कहाँ है? कश्मीर में। यहाँ मसाला पीसने वाला घरेलू उपकरण व हड्डी से निर्मित सुई प्राप्त हुई थी। पूछ सकता है हड्डी से निर्मित सुई कहाँ प्राप्त हुई थी? तो कहाँ पे? गुफ कराल में। कहाँ पे? इस कश्मीर में स्थित है। कोलडिहवा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ बोलन, ये कहाँ पे नदी कौन सी है? बोलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है। यहाँ से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो सर्वप्रथम धान की खेती के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? तो आपका है कोलडिहवा क्षेत्र से। अगला है मगहरा, उत्तर प्रदेश में भी है। धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। जौ की खेती और पशुबाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मगहरा से मिले हैं। अगला है चिरांद, कहाँ है? बिहार में। यहाँ प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित थे। 22 नंबर हड़प्पा कालीन स्थल। कुछ हड़प्पा कालीन स्थल हैं, देखिए। पहला है हड़प्पा, उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। ध्यान देना बहुत अच्छे से। हड़प्पा है, उत्खननकर्ता है दयाराम साहनी। कब? ईयर है 1921। नदी कौन सी है? रावी नदी के किनारे। यहाँ से कांस गाड़ी, शंख का बैल, कांस दर्पण और मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ। काफ़ी जो जो टॉपिक दिए गए, जो जो पॉइंट, उसको आप याद करिए, लिख लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। कहाँ, किस खदान से, किस स्थल से कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उसको आप एक जगह अपनी कॉपी मेंशन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इत्मीनान से अपने एक नोट्स को बना लीजिए। 23 नंबर पे है मोहनजोदड़ो। इसका उत्खननकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी हैं। ये 1922 में है। कहाँ पे है? लरकाना जिला पाकिस्तान में है। अब इसको देखिए, यहाँ क्या क्या मिला है? यहाँ पुरोहित आवास मिला है। विशाल स्नानागार के लिए ज़्यादा पूछा जाता है। विशाल स्नानागार कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो मिला। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ मिली? तो मोहनजोदड़ो में। दाढ़ी विशाल स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। अगला 24 नंबर पे चौहनदड़ो, इसके उत्खननकर्ता कौन है? गोपाल मजूमदार। ईयर कौन सा है? 1934। कहाँ है? सिंध, पाकिस्तान। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? अभी देखिए, यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, मनके माना मिट्टी बनाने का कारखाना, मनके मतलब मिट्टी होता, मनके बनाने का कारखाना का लिपस्टिक, वक्र का घट, कंघा और 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन वाला मुद्रा प्राप्त हुई है। यानी कि जो यहाँ मुद्रा प्राप्त हुई है उस पर 3 घड़ियाल और 2 मछली का चित्र बना हुआ था। 25 नंबर देखिए लोथल, इसके उत्खननकर्ता रामनाथ राव हैं। ईयर है 1955 से 1962। अहमदाबाद, गुजरात। नदी कौन सी है? भोगवा नदी। यहाँ से वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका प्राप्त हुई। चावल व बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन है। फारस की मोहर प्राप्त हुई, यानी कि फारस की मोहर से प्राप्त होने से ये मतलब है कि लोथल के लोग फारस से व्यापार भी करते थे। ये इसका ये प्रमाण है। यहाँ फारस की मोहर मिलने का सीधा सीधा प्रमाण है कि लोथल से फारस का व्यापार भी चलता था उस समय जब लोथल सभ्यता थी भोगवा नदी के किनारे। और एक मिला है चालाक लोमड़ी का चिन्ह मिला हुआ है। 26 नंबर देखिए कालीबंगा, उत्खननकर्ता अमलानंद घोष। कहाँ पे है? राजस्थान। घग्गर नदी,
ये हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। घग्गर नदी, अगर घग्गर नदी है तो हरियाणा राजस्थान होकर चलता है। तो हरियाणा अगर क्योंकि अभी ELT के एग्ज़ाम में पूछा था और कि जो है घग्गर नदी कहाँ है, तो घग्गर नदी हरियाणा राजस्थान वाले एरिया में, अधिकतर हरियाणा में है। ये मिल कहाँ रहा है, काली बग्गा से क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो यहाँ से जुते हुए खेत मिले, अग्नि हवन कुंड मिले, अलंकृत चूड़ियाँ के साक्ष्य प्राप्त हुए। 27 नंबर पे बनवाली है, इसकी उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट है हिसार हरियाणा में, सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ से जौ और मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। रोपड़ 28 नंबर पे रोपड़, उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा, नदी है प्रदेश है पंजाब, नदी है सज्जन नदी। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 29 नंबर सुरकोटदा, जगपति जोशी, नदी कौन सी है, सरस्वती नदी। यहाँ से घोड़े की हड्डी, कलश सावधान और तराजू का पलड़ा, ये 3 चीज़ें यहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सुरकोटदा जो है इसको भी याद रखिएगा कि घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है, कलश सावधान यानी कि कलश में रख के ही सावधान करने वाला चीज़ें प्राप्त हुई, और तराजू का पलड़ा प्राप्त हुआ। 30 नंबर पर देखिएगा राखी गढ़ी, इसके उत्खननकर्ता कौन है, सूरजभान है, हरियाणा में घग्गर नदी। यहाँ से हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से आपको 30 टॉपिक जो आपको ज्योग्राफी से और 30 टॉपिक आपको हिस्ट्री से। कहने के लिए 30 है, लेकिन ये मुझे लगता है कि 100 से कम नहीं है। और आप लोग पढ़िएगा और ध्यान रखिए कि आप लोग इसके वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी, और साथ साथ आप जो है इसको आप वीडियो को पॉज करके आप अपना एक नोट्स भी तैयार करते चलिए। कौन सा टॉपिक आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, और साथ साथ आप लाइक जो करना भूल जाते हैं साथ वो भी बता देना, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और सब्सक्राइब बढ़वाते भी रहिए, शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ उनकी भी सहायता हो जाए। तो इसके साथ ही आप सब के लिए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।